नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी समेत उत्तराखंड के सभी भाजपा नेताओं ने सुना पीएम मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड। सीएम धामी ने किया पीएम की उपलब्धियों का जिक्र। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत कार्रवाई में लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मॉनसून सीजन के दौरान ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने की घटना में अलर्ट रहने और प्रभावी कदम उठाने के लिए एसडीआरएफ सजग। सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार। रुड़की और जोशीमठ में सीधी टक्कर, प्रत्याशियों ने मांगे वोट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। कपाट खुलने के 2 महीने में 8 लाख भक्तों ने किए नारायण हरि के दर्शन। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ली जानकारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 111वां एपिसोड था, जिसको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना है। पीएम मोदी के मन की बात का ये 111वां एपिसोड था। इसके लिए देहरादून के बुद्धा टेम्पल क्लेमन टाउन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी ने मन की बात की है। इस दौरान सीएम धामी ने मन की बात और मोदी की उपलब्धियों का जिक्र किया है। एक से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं के उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो वर्षों वर्षों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। और आज उन्होंने एक पेड़ जो लगाने का आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 111वां एपिसोड था, जिसे सभी उत्तराखंड के भाजपा नेताओं ने बड़े ही धैर्य से सुना है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम के मन की बात को सुनने के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला मन की बात कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के बाद लोगों को अच्छी शिक्षा और जानकारी मिलती है। सभी लोगों को पीएम के मन की बात को सुनना चाहिए। बात के माध्यम से ऐसी ऐसी जानकारियां हमको मिलती हैं जिनके बारे में ज्ञात नहीं होता। और आज भी ऐसी कुछ जानकारियां प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें मिली हैं। कार्यक्रम होता है जो हर माह के आखिरी रविवार को होता है। थोड़ा सा समय निकाल कर उसको अवश्य देखें, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ऐसी चीजों की जानकारी मिलेगी जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसलिए इसका कार्यक्रम देना बहुत आवश्यक है। सर्वजन दिव्यांग कल्याण समिति के अध्यक्ष शंकर लाल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के हितों को लेकर कई मुद्दे राज्यपाल के समक्ष उठाए। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात में कहा कि प्रदेश में जल्द से जल्द दिव्यांग आयोग का गठन किया जाए। साथ ही दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय जांच कर अपात्र लोगों को बाहर करने और पात्र दिव्यांग
लोगों को भर्ती करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सभी विभागों में सभी कैटेगरी के बैकलॉग पदों को यथाशीघ्र भरा जाए। इसे लेकर राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि वो इस मामले को जल्द मुख्यमंत्री से बात करेंगे और दिव्यांग जनों को यथाशीघ्र न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। राज्यपाल महोदय से मुलाकात कर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही उदार हृदय के हमारे राज्यपाल महोदय हैं और उन्होंने हमारे बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और जो हम अपनी मांगों को लेकर गए थे उन्होंने ध्यान में हमारे मांगों पड़ा। इसलिए विशेषकर हमारा जो मांग थी वो दिव्यांग आयोग बनाने की थी, क्योंकि जब तक दिव्यांग आयोग नहीं बनेगा तब तक हमें दिव्यांग को जमीन स्तर पर लाभ नहीं मिल पाएगा। और दूसरा हमने उनसे निवेदन किया, जो दिव्यांग सलाहकार बोर्ड बनाया गया है वो दिव्यांगों के लिए बनाया गया है, उसमें ऐसे सदस्य रखे गए हैं जो कि अपात्र हैं, वो दिव्यांग नहीं हैं, अपात्र हैं और वो कैसे दिव्यांग का भला कर पाएंगे। तो उनसे मैंने विनम्र निवेदन किया कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कर इसको दोबारा समिति को बनाया जाए, इसमें ऐसे लोग रखे जाएँ जो वास्तव में दिव्यांगों के काम करते हैं। लहबोली गांव में बसपा के कार्यक्रम में पहुंचे बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि मंगलौर उपचुनाव बसपा के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए दलित और मुस्लिम मिलकर इस चुनाव में नई इबारत लिखने का काम करें। इस दौरान उन्होंने लोगों से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी मोंटी अंसारी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। समाज पार्टी की सीट है, बहुजन समाज पार्टी की रही है। पिछले 5 चुनावों में जो है यहाँ 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है और इस आने वाले चुनाव में भी बहुत भारी मतों से अपना परचम लहराने जा रही है। इंशाल्लाह जीत हमारी है। देखिए बी टीम तो इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं। वो बौखला गए कि बहुजन समाज पार्टी कहीं 5 बार यहाँ से जीत दर्ज ना करते। बी टीम तो इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बी टीम अगर ये होती तो 5 में से 4 बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतती। तो जिस प्रत्याशी को लेकर के आई है उसका साफ मकसद है कि बीजेपी जीत जाए और यहाँ पर बीएसपी चुनाव हार जाए। उनका और कोई मकसद नहीं है। और जो बीजेपी का प्रत्याशी तो हेलीकॉप्टर से आया है और 10 तारीख को हेलीकॉप्टर से वापस जाएगा। तो प्रत्याशी लेकर के आए हैं हरियाणा से। अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो उनके पास लोकल का प्रत्याशी होता, उनको इम्पोर्ट करना नहीं पड़ता हरियाणा से प्रत्याशी, उनको लड़ने वाले नहीं मिले। देखिए सच्चाई ये है। उत्तराखंड में हरेला पर्व नजदीक है, ऐसे में सरकार बीते सालों की तरह जल और पर्यावरण संरक्षण के वादे कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाई जाएगी, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के प्रयासों को विफल बता रहा है। कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार हर वक्त पर्यावरण के संरक्षण की बात कहती है, लेकिन रिस्पना नदी की स्थिति से ही इसका आकलन किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पौधरोपण करने में सरकार कार्य कर रही है, लेकिन पौधे के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना भी जरूरी है। हरेला का पर्व आ रहा है और निश्चित तौर पर हरीश राव जी ने इसकी शुरुआत की थी। हरेला पर छुट्टी भी होती थी और पर्यावरण को जो है हर कोई जो है गंभीरता से मनाता था। लेकिन आप देखिए कि सरकार हर साल दावे करती है कि जो है हम जो है इतना वृक्षारोपण करेंगे, इतना नदियों का संरक्षण करेंगे, लेकिन धरातल पर कहीं भी जो है पर्यावरण संरक्षण के दावे जो है सच साबित होते हुए नहीं दिखाई देते। एक उदाहरण दूंगा कि ऋषिपर्णा नदी के उद्धार के लिए सरकार ने बड़ा भारी सरकारी तामझाम झोंका, बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं की। 2.5 लाख पौधों का जो है वहां रोपण किया गया, लेकिन कितने पौधे आज वहां जीवित हैं? कहीं भी जो है कोई पौधा जो है जीवित नजर नहीं आता। ना जो है ऋषिपर्णा नदी की कोई हालत बदली और कोसी नदी के लिए भी सरकार ने यही दावा। प्रदेश की राजधानी देहरादून में लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण करके प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा सरकारी भूमियों को बेचा जा रहा है। प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करता आ रहा, पर प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी डीलर हैं कि सरकारी भूमियों की अवैध प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे। वहीं देहरादून नगर निगम के हर्रावाला क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रॉपर्टी डीलरों पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग करने का आरोप लगाते हुए हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ये जो संपत्ति है, ये 5.25 बीघे संपत्ति जो है मेरे पिताजी को मिली थी, जो उनके देहांत के बाद मेरी माताजी और मेरे भाई के नाम आई थी। तो इसमें 3 टुकड़े बने थे
उन ज़मीनों पे हम जो हैं काबिज थे, सब कुछ था। कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरी माताजी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई, तो इस ज़मीन को हमने सेल करने की सोची। तो हमने इस ज़मीन को जो है किसी पार्टी को बेचा, लेकिन जो इस ज़मीन के कागज़ हैं वह पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, जिलाधिकारी महोदय सबके द्वारा जांच करने के बाद ये भूमि दरी हमारी 2016 में हुई थी। जब मिश्रा जी से ज़मीन ली है 4.25 बीघा, जो कि मिश्रा जी के नाम पे ही नहीं है। उनके पिताजी है संत कुमार जी रोडवेज में थे, उनको कोई पट्टा नहीं मिलता है सरकारी विभाग वालों को। इनके पास जो पट्टा रखे वो कहाँ से आया इनके पास पट्टा। दूसरा, इन्होंने पट्टा अपना जो फर्द है वो इसे सलीम अंसारी को दी है, 4.25 बीघा ज़मीन। अब 4.25 बीघा ज़मीन को उसने यहाँ पे 13 बीघा कर दिया है। वो जो बाकी जो ज़मीन आ रही है यहाँ पे 4.25 बीघा से अलग, वो ज़मीन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? जो उसने ये प्लॉटिंग काट रखी है। जमीन है ग्राम समाज की, जो 48 लोगों के नाम है। 1.25 बीघा के पट्टे बांटे गए थे उस जमाना, आवंटन 1975 में करे गए थे। 84 के बाद अपना ये बंद हो गए थे। तो इस अभी समझ में नहीं आया। कुछ समय पहले वहाँ झुग्गियाँ बसी थी, तो सरकार ने सारी हटवा दी गरीब लोगों की, जो लोकल के लोग थे। आज ये भारी मूल का व्यक्ति जो अपना मुसलमान है, ये तो मुझे लग रहा है यहाँ जिहाद फैलवाएगा, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ऐसा बसवाएगा। हम तो पुरजोर विरोध करते हैं इसका और करते रहेंगे। जमीन का मामला जो है काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में इसका मुकदमा चला। उसके बाद ये फेवर जो था ये आनंद मिश्रा जी के पक्ष में आया था और इसमें एसडीएम देहरादून और हमारी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा जो है हर प्रकार से यहाँ पे रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट लगने के बाद इसकी लीगल प्लॉटिंग है, ये कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है और कोई इसमें मुसलमान द्वारा कोई कब्जा या इस प्रकार का अतिक्रमण ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ये जो है हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद जी की भी भूमि थी, वो भी जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे। तो यहाँ पे कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है, ये सब लीगल प्लॉटिंग है। उत्तराखंड वासियों द्वारा ये प्लॉट खरीदा गया है। जितनी प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ये सब उत्तराखंड के लोगों द्वारा खरीदी गई। मॉनसून सीजन के दौरान ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने की घटना में अलर्ट रहने और प्रभावी कदम उठाने के लिए एसडीआरएफ के सेनानायक मणिकांत मिश्रा ने कार्मिकों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसडीआरएफ वाहिनी जॉली ग्रांट में मॉनसून सीजन की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बता दी कि मॉनसून सीजन को देखते हुए राज्य भर में एसडीआरएफ की 15 रेस्क्यू टीमों और 60 सब टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसे हरिद्वार और देहरादून के ऋषिकेश क्षेत्र में जो पूर्व की भांति पूर्व वर्ष हुआ था, और उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल में भी ऐसी बाढ़ की घटनाएं हुई थी। उन जगहों पर हमने अपनी यूनिट लगा रखी है सारे उपकरणों के साथ। और पहाड़ के क्षेत्रों में जहां ऐसी संभावनाएं थीं कि जहां बादल फटने की पिछली बार घटनाएं हुई हैं, उन जगहों के आसपास भी हमने अपनी एसडीआरएफ की यूनिट लगाए रखी है, जिससे कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हो सके। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.95 ग्राम अवैध स्मैक सहित एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू को भी बरामद किया है। लक्सर कोतवाल राजीव रौथांड का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के अंतर्गत हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और उसी क्रम में लक्सर पुलिस की टीम ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। रुड़की के झबरेड़ा के इकबालपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी युवक बाइक पर सवार थे, जो मौका पाकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि घायल युवक को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं परिजनों के मुताबिक
अमरपुरकाजी गांव निवासी 21 साल के तुषार के बड़े भाई की कुछ दिन बाद शादी है, जिसकी तैयारी में पूरा परिवार लगा हुआ है। हालांकि तुषार अपने घर लौट रहा था, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उस पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायर झोंक दिए, जिससे वो गंभीर तौर पर घायल हुआ है। बाल बुलता था पापा जी को लेकर, तो ये 2 लड़के आए उधर से और पैर में गोली मारी और चले गए। सब वाले बैठ रखा था मैंने, सब बांध रखा था चेहरे पर, फेस पर। 2 लोग थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी। कोई ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई हुई थी किसी के लड़। हाँ जी, कोई था ही नहीं वहाँ, पीछे तो कौन करता, हम ही थे बस। बाबा जी तेर में था, कहाँ लगी? पैर में लग दी है नहीं। उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण यानी कि गैप एनालिसिस पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें विषय विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य सेवाओं के कई क्षेत्रों में अंतर को कम करने के लिए अपने अपने विचार रखे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसी परिचर्चा और मंथन से ही उसके समाधान निकलेंगे। तो आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण यानी कि गैप एनालिसिस पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया पर्यटन जोन को पूरे साल खोलने की अनुमति मिल गई है। आखिरकार नेचर गाइड और पर्यटन कारोबारियों की मेहनत रंग लाई है। बता दें कि लगातार शासन और कॉर्बेट प्रशासन को ज्ञापन के साथ ही कारोबारी पत्र लिख रहे थे। वहीं अनुमति मिलने से जोन से जुड़े सभी नेचर गाइडों और जिप्सी एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर है। वर्ष पर संचालित किए जाने का आदेश प्राप्त हो चुका है। पहले ये जोन केवल मानसून प्रारंभ होने तक संचालित होता था और उसके बाद फिर मानसून के दौरान बंद कर दिया जाता था, परंतु अब ये वर्ष भर संचालित होगा। इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जैसे यदि अधिक वर्षा होती है या क्षेत्र जो है अनएक्सेसिबल हो जाता है, उस समय फिर इस जोन को बंद किया जा सकेगा, जैसे ढेला और झरना जोन अभी संचालित हो रहे हैं। मॉनसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सांवलदे पूर्वी में सांवलदे नदी ने पहली बारिश में ही अपना रौद्र रूप दिखाया है। सांवलदे नदी शनिवार दोपहर इतने उफान पर थी कि उसने तटबंध को भी बहाने पर उतावलापन दिखाया। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। शनिवार को नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली सांवलदे पूर्वी क्षेत्र में भी सांवलदे नदी उफान पर आ गई। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों के लिए खतरा बन गया था। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस पे हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। इस टाइम पे हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं की है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है। और देख ही सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है, और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं,
घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया यहाँ ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।